नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पंजाब पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहा क्या प्रशासन। चंडीगढ़ नगर निगम का वित्तीय हिस्सा कम कर दिया गया है और चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से वित्तीय संकट इतना बढ़ गया है कि मुलाजिमों की तनख्वाह भी देरी से आने लगी। चौथे वित्त आयोग की सिफारिश है कि यूटी चंडीगढ़ को मिलने वाली राशि का 30% हिस्सा नगर निगम को दिया जाए, लेकिन उसका आधा फीसद भी नहीं मिल पा रहा है। संविधान के मुताबिक नगर पालिकाओं को सशक्त बनना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन उसे लगातार कमजोर करने पर लगा है। और इसी पर चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, ओवर टू यू। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में डॉक्टर एपी सावरिया हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व नॉमिनेटेड पार्षद हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर सतीश कैंथ हैं। मेरे साथ में चंडीगढ़ नगर निगम के पूर्व सचिव, चंडीगढ़ जो जिला परिषद के भी पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अलावा चंडीगढ़ का जो मंडी परिषद है उसके भी सेक्रेटरी रह चुके हैं एसके सेतिया साहब। बड़े प्रशासनिक ऑफिसर हैं, हरियाणा सेवा से अधिकारी रहे हैं और बड़े अहम पदों पर उन्होंने चंडीगढ़ में काम किया है। चंडीगढ़ के शिक्षा निदेशक भी रहे और बहुत सारे पदों पे रहे और चंडीगढ़ में विशेष सचिव भी रहे, जिस दौरान उन्होंने सारे सरकार को, प्रशासन को समझा है। मेरे साथ में इंटेक के पूर्व प्रधान हैं कुलवीर जी। बड़े लंबे समय तक उन्होंने चंडीगढ़ के कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के सदैव मुखर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा को प्रारंभ करता हूं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान जो है हमें लोकतांत्रिक देश बनाता है और उसमें ये व्यवस्था की गई है तमाम सारी जो भी लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जिला परिषद हो या मंडी परिषद हो या मंडी बोर्ड हो, जो भी इन सबको बड़ा मतलब लोकतांत्रिक ढंग से चलाने की व्यवस्था है, जिस किसी नेता की आवाज को सबसे मुखर रखा जाए, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है और तंत्र नीचे होता है। तंत्र उसकी सेवा के लिए होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का गठन किया गया वो इसी परिप्रेक्ष्य में किया गया, उसे लोक सेवक कहा जाता है। हम आप भले उसे अधिकारी या दूसरी चीजों से संबोधित करते हैं, लेकिन वो सेवक है, ये संविधान हमारा कहता है, क्योंकि वो हमारी सेवा के लिए हमारे को तमाम सारी जो चीज लोक में समझी जाती हैं कि जनता के लिए जरूरी है, उन्हें प्रदान करना है। लेकिन चंडीगढ़ में बीते कुछ सालों के दौरान मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल उलट हो रहा है। यहाँ पर लोक सेवक जो हैं वो मालिक बन गए हैं और जो लोक प्रतिनिधि हैं वो यहाँ सेवक बन गए हैं। ये स्थितियां आ गई हैं कि बिल्कुल मनमानी की स्थिति चल रही है। तमाम सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की बातों को ना तो सुना जाता है, ना उनको गठित किया जाता है। मंडी बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है, जिला पंचायत को खत्म कर दिया गया है, उसके अलावा जो नगर निगम है उसे बिल्कुल पंगु बना दिया गया है, उसके वित्तीय अधिकार छीने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने हैं। तो इन्हीं सब पे चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व नॉमिनेटेड पार्षद हैं, उन्होंने बड़ी सारी लड़ाई भी लड़ी है इन सब चीजों को लेकर के। मैं उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर सावरिया, कि जो स्थितियां, जिस तरह से आप भी चंडीगढ़ में जब थे और सेतिया साहब भी सेक्रेटरी थे, उस समय 500 करोड़ का एफडी थी चंडीगढ़ नगर निगम के पास। आज चंडीगढ़ नगर निगम कंगाली के दौर में जा रहा है। इन स्थितियों के लिए, इन सारी चीजों के लिए क्या जिम्मेदार, कहां से कैसे हुआ, क्या ब्यूरोक्रेसी है, क्या चीजें हैं जिन्होंने, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लोगों के तो सारे कम हो जा रहे हैं, जनता के नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल अजय जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये वो कहावत कि लोकतंत्र है मेरे देश में और होना चाहिए कि लोक ऊपर होने चाहिए और तंत्र नीचे होना चाहिए। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस लग रहा है कि मेरे भारतवर्ष में इस वक्त लोकतंत्र तो है, बट ये उल्टी तरफ से लोकतंत्र है। देखिए, जिस तरह की कारपोरेशन की बात मैं भी सुन रहा हूँ आपके माध्यम से और देख रहा हूँ, मैं भी 5 साल काउंसलर रहा हूँ नॉमिनेटेड इस कारपोरेशन में।
और देखिए नहीं, हमारा आप चंडीगढ़ फेडरेशन के भी प्रधान रहे हैं, आपको जनता की भी बात समझ में आती है। मैंने बहुत कुछ देखा है इस शहर में होते होते, और दिन पे दिन ये शहर की जो सहूलियतें हैं, लोग की आवाज है, वो कम से कम होती जा रही है। देखिए हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, उसने अमेंडमेंट हुए, 73rd अमेंडमेंट हुआ, 74th अमेंडमेंट हुआ, 74th अमेंडमेंट जो है वो 1 जून 1993 को नोटिफाई हो गया कि जनता अपनी सरकार खुद चुनेगी। सरकार जब मैं कहता हूं तो 3 तरह की सरकार है हमारे भारतवर्ष में, एक सेंट्रल सरकार है, एक स्टेट सरकार है, और फिर एक लोकल बॉडीज है। तो कॉमन मैन जो है, मेरे जैसा कॉमन मैन, वो लोकल बॉडी तक ही रहता है, उसको भारत सरकार में सिर्फ वोट देने के लिए, आइडियोलॉजी के लिए स्टेट में करेंगे। लेकिन जो लोकल बॉडीज हैं, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ चंडीगढ़ को थोड़ा सा साइड में रखते हुए, भारतवर्ष गांवों का देश है, और गांवों में ग्राम सभा एक बेसिक यूनिट होती है जो उस गांव के आदमी अपने इलेक्ट करके रखते हैं। चंडीगढ़ में हमारे पास काउंसलर हैं, पार्षद हैं, इलेक्टेड पार्षद हैं, वो करीबन 10 से 15 हजार आदमी का वोट लेकर के आते हैं। लेकिन मैं एज ए काउंसलर बता देना चाहता हूं कि काउंसलर की कोई भी पावर इस कारपोरेशन में नहीं है। जो कुछ थोड़ी बहुत पावर होती है तो वो एक हाउस, जिसको कहते हैं कि म्युनिसिपल पूरा नहीं, लेकिन समस्या तो यही हो रही है ना कि देखिए, काउंसलर को जो हाउस की पावर है, हाउस में बात कहने की, और हाउस पास करता है, उन हाउस के पास किए हुए एजेंडे को भी, और जो प्रस्ताव हैं जो पास किए हुए होते हैं, उन्हें भी प्रशासन बदल दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि जो 74th अमेंडमेंट ने क्लियर लिखा है कि जो भी हाउस ने पास कर दिया उसको वापस, देखिए अगर जो यहाँ तो चलो हमारा यूनियन टेरिटरी है, मैं स्टेट में जो पावर दिए 70, बिकॉज मैं 74th अमेंडमेंट की लड़ाई को खुद लड़ा है जब मैं काउंसलर था। माननीय पवन कुमार बंसल जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे मेरे साथ में। मैं बार बार यही कहता था कि देखिए 74th, देखिए सबसे हर एक काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसा बहुत जरूरी है किसी भी कम। आप सरकार कहती है सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, 74th अमेंडमेंट में उसने कहा है कि एक फाइनेंशियल कमीशन बनाइए, वित्त आयोग बनाइए। हमारा वित्त आयोग दिल्ली वित्त आयोग से चलता है, और वित्त आयोग ने कहा है कि जो भी सरकार को पैसा अलॉट होता है, फाइनेंशियल अलॉटमेंट होती है, उसका 70 to 30%। चौथे वित्त आयोग ने कहा कि 30% चंडीगढ़ को जो बजट मिला है उसका 30% कारपोरेशन को मिलना चाहिए। लेकिन हालात यहाँ होती है कि हम भिखारियों के तरह से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं कि हमें कुछ पैसा दे दीजिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही सांवरिया साहब ने कि भिखारियों की तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है जो मालिक हैं। हमारा हक जी, जो मैं वही कह रहा हूं। मैं कुलवीर जी के पास जाना चाहूंगा। कुलवीर जी, जिस तरीके से इस समय हो रहा है कि कर्मचारियों की सैलरियां लेट हो रही हैं, दूसरी और चीजें हो रही, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, जो नियमित भर्तियां हैं वो नहीं हो रही, खाली पड़े हैं पद, हजारों पद खाली पड़े हैं, करीब 10,000 के आसपास पद खाली पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये नहीं लगता कि इस तरह से जो बॉडीज हैं, इसके अलावा मांग उठ रही थी दूसरी बॉडीज बने लोकतांत्रिक, लेकिन यहाँ पर जो पहले से एग्जिस्ट करती है उन्हें इस तरह से मनमानी चल रही है। जी कुलवीर जी। सबसे पहले शुक्ला जी आपको बहुत बहुत सत श्री अकाल और बधाई आपको जो आप चंडीगढ़ के मुद्दे सारे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। कुलवीर जी साहब सत श्री अकाल। शुक्ला जी, मैं एक गल बहुत बड़ी आपको बताना चाहता हूँ। चंडीगढ़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा कर दिया चंडीगढ़ के अंदर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ
ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ठीक तरीके ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, समझ नहीं आ रही इस गल की क्यों। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा, अभी पहले कुलवीर जी की बात सुन। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਸਟੋਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਸਟੋਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਤਾ 2019 ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਚ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਮ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਂ ਬੇਲਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ। ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਉਹਦੀ 26-27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 26-27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਪੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ 3-3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਜੈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ क्यों आए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, एडवर्टाइजमेंट। चलिए मैं कुलवीर जी आपकी बात को विराम देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ में सतीश कैन जी हैं। सतीश जी, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो चीजें हैं, जो सारी समस्याएं हैं आपने सुनी, आप खुद फेस कर रहे हैं, आप पार्षद भी हैं, आप डिप्टी मेयर भी रहे। आप बताइए कि क्या स्थितियां हैं और इनसे क्या नुकसान हो रहा है। क्या लोकतंत्र कायम है इस समय चंडीगढ़ में? कहीं पर है, दिख रहा है? सांसद तो नदारत है पिछले 2 साल से, उसके अलावा जो बाकी बचे हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। एक चीज समझने की जरूरत है कारपोरेशन के रिलेटेड हमारे को, क्योंकि जैसे सांवरिया जी ने कहा भी चंडीगढ़ में कारपोरेशन हमारे पास जो है जिसके हम पार्षद हैं, तो अभी आप देखिए 7 साल के अंदर हमारी कारपोरेशन ने क्या भुगता है। 7 साल पहले 2013-14 से लेकर जैसे दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, हमारे को 30% हमारा हिस्सा मिलना चाहिए टोटल रेवेन्यू जो हमारा इकट्ठा होता है। तो मैं आपको 1 मिनट में एक बात बताता हूँ। यह देखिए 2013-14 में हमारा जो रेवेन्यू जो चंडीगढ़ का इकट्ठा होता था उसके अगेंस्ट हमारे को जो ग्रांट मिलती थी, ग्रांट इन एड जिसको बोलते हैं, जो हमारा हिस्सा मिलता था, वो हिस्सा हमारा को मिलता था 2013-14 में हमारे को 46.6% के करीब मिला और 14-15 में 29.6 मिला। और जब 15 और 16 में और 16 और 17 में और 17 और 18 में ये हमारा 22% रह गया, 17% रह गया और ये 2017-18 में हमारा 14% रह गया। इसका कारण क्या है? क्यों बार हम स्लिप होते गए? स्लिप होने का कारण ही एक है, जितना हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसके ऊपर काम करने की जो पॉलिसियां थी वो बीजेपी ने और इनके जो जहां से मेयर रहे 7 साल और हमारी जो जहां से एमपी मैडम किरण खेर है वो 2 साल से नहीं आई। जो चीजें पार्लियामेंट में इसको उठाने की जरूरत थी, वहां से हिस्सा लाने की जरूरत थी, वो नहीं ला पाए हैं। और 13 और 14 में 2004 से लेकर 2009, 9 से लेकर 2014 तक पवन कुमार बंसल जी जहां से एमपी होते थे, वो उस समय जब एमपी थे तो हमेशा हमारी वृद्धि होती थी ग्रांट इन एड में। तो उसके बाद क्या 500 करोड़ की एफडी आपने कही, बिल्कुल ठीक बात कही है। एफडी कब टूटी हमारी? जिस दिन कारपोरेशन के अंदर अरुण सूद जी जहां से 2016 में यहाँ पे मेयर चलिए मैं यहाँ पॉलिटिक्स वाली बात करने नहीं, वो अलग बात है, आप कार्यकाल गिनाइए, मैं इसमें सिर्फ मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। आंकड़ा गिना रहा हूँ आपको, क्यों स्लिप हुए हम। स्लिप इसलिए हुए भी हमने बोझ बढ़ा दिया कारपोरेशन के ऊपर, पॉलिसियां ऐसे डालकर, जैसे कुलवीर जी ने कहा भी जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों को हमने रख लिया और लोगों की जो पॉलिसी मैं कह रहा हूँ सफाई व्यवस्था के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद अब मैं बता रहा हूँ पैसा तो हमारा कम हुआ, लेकिन हमने लोगों के ऊपर क्या किया 5 साल में टैक्स थोपे हैं। जैसे मैं मोटी मोटी आपको बता दूं,
प्रॉपर्टी टैक्स थोक दिया, काउ सेस हमने लगा दिया, और कम्युनिटी सेंटर से जो लोगों के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिर्फ कहीं 3,000 रुपया रेट था कम्युनिटी सेंटर का, कहीं 5,000 रुपया था, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए थे। अब ये कितना रेट हो गया इनका, 19,000 20,000 रुपया हो गया। दूसरी तरफ काउ सेस का पैसा हम इन्होंने इकट्ठा किया, वो भी लोगों के जेब के ऊपर भारी पड़ा है। और दूसरा वेस्ट की, अभी सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ चंडीगढ़ में लोग भुगत रहे, पानी का रेट देख लीजिए आप, पानी का रेट बढ़ा दिया, लोग त्राही त्राही, मतलब कहने का पैसा कारपोरेशन इकट्ठा भी कर रही है, लोगों की जेब के ऊपर ये डाका भी डाल रही है। लेकिन जनता के जनता ये वो कैसे नहीं आ पा रहा है। चलिए मैं इसके बाद में मैं बता, कारपोरेशन की जेब, कारपोरेशन को कंगाल कर दिए लोगों ने, तो इसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं यहाँ पर आज। चलिए, लोग भुगत रहे हैं इसका खामियाजा। मैं इसके बाद में एसके सेतिया साहब के पास जाऊंगा। सेतिया साहब चंडीगढ़ नगर निगम के भी चूंकि अधिकारी रहे हैं, प्रशासन के भी रहे हैं और सारी चीजें समझी हैं, हरियाणा सरकार में भी लंबे समय तक बड़े सीनियर पदों पे रहे। और सबसे अच्छी चीज है कि सेतिया साहब को चंडीगढ़ में जनता का अफसर माना जाता था। बिल्कुल, और ऐसा अफसर माना जाता था जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। मैं आज भी याद करता हूं, जब मैं चंडीगढ़ आया था तो सबसे पहले ऑफिसर यही थे, तब ये लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होते थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। और उस दौरान इन्हें किसी सरकार या किसी भी दबाव से रहित होकर काम करते थे। तो मैं आज भी उनसे यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने देखा है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की भावनाओं का पालन करता था और नगर निगम या दूसरे जो भी जन संस्थाएं हैं उनकी पूरी इज्जत दी जाती थी, आज ये स्थिति है कि उनके हक मारे जाते हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिए जाते हैं, दूसरी चीजें होती। क्या इसे ये लोकतंत्र कहेंगे सेतिया साहब? सबको नमस्कार। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन आपके पास समय का अभाव है, इसलिए मैं लिमिटेड 2-3 पॉइंट्स पर बात करूंगा। पहली बात तो ये कि दिल्ली फाइनेंस कमीशन और जो परसेंटेज शेयर है या जो म्युनिसिपल कमेटी को एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं गार्बेज से रिलेटेड, या पानी का रेट बढ़ाया गया और प्रशासन ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो उसकी जो कमी है क्षतिपूर्ति करनी चाहिए कारपोरेशन के लिए। ये सारी रिकमेंडेशंस को मान के जितना पैसा दिया जाना चाहिए प्रशासन से उतना पैसा पास ऑन नहीं होता है, क्योंकि कई बार सेंट्रल बजट में कट लग जाता है। सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पर डॉक्टर सावरिया जी जो बीजेपी से हैं, कैंथ साहब और कुलबीर सिंह जी, सभी इस बात के हक में बोल रहे हैं कि ये बढ़ाने की जरूरत है। मैं भी इसे मानता हूँ। बस सिर्फ 2 ही बात कहूंगा। एक तो ये कि अक्सर माना जाता है प्रशासन की वो पर्स का कस्टोडियन है या कंट्रोलर है, जो ट्रेजरी का कह लें आप, कंसोलिडेटेड फंड का, तो इसलिए उनकी एक टेंडेंसी हो जाती है हम सब लोगों की, मैं भी उसी में शामिल हूँ, कि हम काट छांट करने की आदत बन जाती है ब्यूरोक्रेसी की, तो या कंट्रोल करने की। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी देखा गया कि जो नए रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, पार्षद आ रहे हैं, वो शुरू में उतने रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैसे को खर्च नहीं करते हैं और अपने रिसोर्सेज जनरेट नहीं करते हैं। 2 ही बातों पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसीलिए कंट्रोल करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके रिजल्ट जो, जैसे ग्रीन बेल्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप की, एक बहुत गजब का जो पहली डेवलपमेंट, पहली बार प्रशासन के से कॉर्पोरेशन के पास जाने के बाद बहुत सारी ग्रीन बेल्ट आई, लेकिन सड़कें बनाने वक्त में ज्यादातर सड़कों का सत्यानाश हुआ और सड़कें खराब हुई, ठीक नहीं हो पाई, जो कॉर्पोरेशन को दी। लेकिन ये बहस का मुद्दा नहीं है। आपको दम है कि पैसे की कमी है, कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं, उसे पैसे का फ्लो बढ़ना चाहिए। और जैसे पानी के रेट पहली बार रिसोर्स जनरेशन में कॉर्पोरेशन ने रेट बढ़ाए, प्रशासन ने उसे कोविड की वजह से नहीं माना, तो वो पैसा बढ़ाना चाहिए, उनको कॉर्पोरेशन को देना चाहिए। सिर्फ ये कि कॉर्पोरेशन के जो भी पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, वो पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ऐसे अच्छे से अच्छा शहर के हित में, और दूसरा अपने रिसोर्सेज भी जनरेट करें। बस मेरा इतना ही निवेदन। नहीं, एक और चीज है सेतिया साहब, एक चीज और देखनी पड़ेगी। जैसे मंडी बोर्ड है, उसमें जो मंडी मार्केट कमेटी है उसमें भी जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वहां पर चुनाव नहीं कराया जा रहा है या उसको गठित किया जा रहा है।
जिला पंचायत का मैं अस्तित्व ही खत्म हो गया। मैं फाइनेंस में भी रहा हूँ। जो बॉडीज जैसे मार्केट कमेटी है अपने फंड जनरेट कर रही है, उसको ऑटोनोमस वे में रन करने देना चाहिए। ऐसे ही पंचायतों का भी कोई रिप्रेजेंटेशन सरकार के अंदर, प्रशासन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि पंचायतें ना हो, गांव के लोग तो हैं, उनका एक अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो गांव का लोगों का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उनके मुद्दे अलग हैं और उनको भी अतिरिक्त फाइनेंस चाहिए। कॉर्पोरेशन को स्पेशल उनके बजट बनाकर, उनकी प्लान बनाकर उनको फंड्स देने चाहिए कॉर्पोरेशन को, कि गांव का विकास करने के लिए जो उनकी मांग है। वहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अकेले मनी माजरा में 2 लाख लोग रह रहे हैं, एक एक गांव में लाख लाख लोग रह रहे हैं। तो उनका विकास के लिए, और मंडी बोर्ड को तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसके अलग से चुनाव करा के उसको इंडिपेंडेंटली रन करने देना चाहिए, क्योंकि वो फंड जनरेट कर रही है। जब उसको गवर्नमेंट से ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है, उसके पास अपने फंड जितने भी चाहे वो जनरेट कर सकती है। अगर दिए भी जाएंगे तो उसको मंडी का विकास करने के लिए इस्तेमाल करने देना चाहिए। जी, बड़ी अच्छी बात कही सेतिया साहब ने। मैं 30 सेकंड में आपका कमेंट चाहूंगा इस पे, डॉक्टर सांवरिया। बिल्कुल अजय जी, सेतिया जी ने बड़ी सुलझी हुई बात की है कि ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और अपने रिसोर्सेज पैदा करने चाहिए। बट अभी मैं कुलबीर जी को और सतीश जी को सुन रहा था। आज की बहस ये पॉलिटिकल बहस नहीं है, ये कॉर्पोरेशन के लोकतंत्र को जिंदा रखने की बहस है। मैं सतीश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं उस वक्त कॉर्पोरेशन में था, माननीय पवन बंसल जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मैं चीख चीख के बोलता था नॉमिनेटेड काउंसलर कि हमारा 30% हिस्सा दीजिए। कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। अब कुलबीर जी बात कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेशन की मेलोडीज की, देखिए आज पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हमें पैसा मिलना चाहिए, हमें पैसा मिलना चाहिए ज्यादा, और अपने भी रिसोर्सेज पैदा करने चाहिए। चलिए, अपने पैसा भी मिलना चाहिए, रिसोर्सेज भी मिलना चाहिए, और लोकतंत्र भी कायम रहना चाहिए। कुलवीर जी, जल्दी से आपका एक कमेंट। शुक्ला जी, एक्चुअल ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ भी रेवेन्यू आ सकता है। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही कुलवीर जी ने कि नए रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर काम किया जाना चाहिए और देखना चाहिए, सीखना चाहिए। जी कैन साहब, आपका कमेंट, फाइनल कमेंट। बिल्कुल सावरिया साहब ने बात ठीक कही है, क्योंकि जब वो आप कह रहे थे पवन कुमार बंसल जी की बात, तो पवन कुमार बंसल जी और कांग्रेस की ही देन है। जब बिना टैक्स लगाए 500 करोड़ की एफडी भी होती थी कॉर्पोरेशन के पास, सब लोग काम करते थे। आज क्या हो रहा है? आज जैसे अभी सेतिया जी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने, रिसोर्सेज हमने बढ़ा लिए, जगह जगह काउंसेस लगा दिया, कम्युनिटी सेंटर्स के रेट बढ़ा दिए, प्रॉपर्टी टैक्स बता चुके हैं आप, काफी चीजें कर दिया, लेकिन रिसोर्सेज बढ़ाए, लेकिन सेंटर से पैसा कौन लेके आएगा? वो किरण खेर लेके आएगी। वो कैसे नहीं लेके आ रही? क्योंकि वो 2 साल से मतलब एब्सेंट है, कर ही नहीं पा रहे। तो इसलिए तो क्या आज मैं, चलिए मैं फाइनल कमेंट सेतिया साहब से लेता हूं और चर्चा बहुत जरूरी है गया जी। आज पवन को अभी इंपावरमेंट की बात कर रहे थे कॉर्पोरेशन की, पवन कुमार बंसल जी ने तो आज भी पूरा बड़ा लेख दिया है। उन्होंने कहा है भी चंडीगढ़ में एसीआर की पावर भी होनी चाहिए और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बननी चाहिए। कॉर्पोरेशन के बिल्कुल सही है। सुषमा स्वराज कमेटी ने इसको, सुषमा स्वराज कमेटी ने इसको पास किया था। 7 साल से ही बाहर गए हैं, 7 साल तो जेल लोग ही रहे हैं ना। सुनिए हमारा कॉर्पोरेशन कमेंट 7 साल नहीं 10 साल पीछे चला गया है। कैन साहब, मैं आखिरी कमेंट सेतिया साहब से ले लूं। सेतिया साहब, इस पे आखिरी कमेंट दें और उसके बाद मैं चर्चा समाप्त करूं। सेतिया साहब, फाइनेंस भी हैंडल किया मैंने, ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस के तौर पर, और मैं ये कहूंगा कि सेंटर से जब बजट सैंक्शन होता है उस समय बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पार्षद जो हमारे एमपी हैं, जो सांसद हैं, उनको चाहिए कि वो कॉर्पोरेशन के लिए और एक्स्ट्रा फंड्स जनरेट करवाएं या दिलवाएं। और दूसरा, कुलबीर जी ने जो बात कही कि हमें नए रिसोर्सेज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, रिसोर्स जनरेशन पे, जहां पॉसिबिलिटीज पोटेंशियल है। हम हमारे यहाँ देते नहीं है, ग्रांट इन एड पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसकी बजाय अपने रिसोर्स भी कर नहीं ना पा रहे 2 साल से। चलिए अच्छी बात कही सेतिया साहब ने।
कि हमें नए रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए और यहाँ के सांसद को और यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधियों को मिल करके अधिक से अधिक फंड लाने के लिए सरकार से उसके लिए दबाव बनाना चाहिए। इसके साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं और लोकतंत्र को कायम रखना चाहिए, उसे सशक्त बनाना चाहिए, ना कि उसे कमजोर करना चाहिए। इसके साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी चर्चा में आए, धन्यवाद।